4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। कम से कम 1 दर्जन लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि क्या देश में कोई भयंकर आफत आने वाली है। लोग डर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है ऐसा जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ियों के काफिले में कमी कर दी, अमित शाह ने कर दी, मुख्यमंत्री कमी कर रहे हैं। एक देश को एक ऐसे डर के माहौल में ले आए हैं सब लोग कि कुछ भी हो जाएगा, लॉकडाउन शायद लग जाएगा। लोग ये पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि ये स्थिति के 2 दिन के अंदर आ गई। भाई युद्ध तो लगभग 10% ही बचा है, उससे भी कम बचा है। जब युद्ध पीक पे था तब तो ऐसा नहीं कहा गया, तब तो रैलियां हो रही थी, हजारों सैकड़ों गाड़ियां इधर से उधर दौड़ रही थी। असम के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ तो लाइन लग गई थी चार्टर्ड प्लेनों की, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लोगों ने मुझे एक बड़ा बढ़िया एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे सुझाया। उन्होंने मुझसे कहा तरकीब यह है कि लोगों को डरा दो पहले कि बहुत हाहाकार मच रहा है और तेल 100 रुपए महंगा हो जाएगा, तेल 125 रुपए महंगा हो जाएगा, पेट्रोल, तो लोग डर जाएंगे। टीवी में माहौल बनवा दो, गोदी मीडिया से माहौल बनवा दो और फिर पेट्रोल डीजल 40 रुपए महंगा कर दो। लोग कहेंगे बच गए, 125 होने जा रहा था, हमारे राजा ने 40 रुपए कर दिया, बड़ी मेहरबानी कर दी हम पे। क्या यही रणनीति है? जैसे एक बार एक किस्सा था कि एक राजा के, एक बस मिनट न डूलूंगा, एक राजा के दरबार में लोग पहुंचे कि साहब रोटी की कीमत अचानक 5 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गई। पूरी जनता पहुंच गई कि साहब हजूर मर गए हम, तो रोटी 5 रुपए की जगह 100 रुपए हो रही है। राजा ने कहा इतना प्रलय, इतना गजब, बुलाओ सेनापति को। सेनापति आया, बोले मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा, 5 रुपए की रोटी 100 रुपए कैसे हो गई। सेनापति बोला महंगाई बहुत बढ़ गई हजूर, माफ कीजिए। बोले नहीं, जनता को राहत दो, तुरंत उसको 5 रुपए की जगह जो तुमने 100 रुपए की है उसको 50 रुपए कर दो। अब जनता ने कहा जिंदाबाद राजा जी जिंदाबाद। तो क्या माल बेचने का यही तरीका है मोदी जी का? यही ड्रामा है या कुछ और खेल है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के प्रश्न को बहुत दिनों से स्थगित किए हुए थी। स्थगित क्या किए हुए थी? इनके पास क्षमता ही नहीं थी उस प्रश्न को हल करने की। इसलिए इन्होंने सोचा, और उस बीच में अर्थव्यवस्था इनकी पहले से खराब थी। फिर युद्ध शुरू हो गया 28 फरवरी को। युद्ध शुरू होने के बाद से परिस्थिति और विषम हो गई। लेकिन इनको 5 राज्यों में चुनाव लड़ने थे, और चुनाव लड़ने के लिए जो धूमधाम करनी होती है, चुनाव लड़ने के लिए जब पेट्रोल और डीजल का भीषण इस्तेमाल करना होता है, कारों का, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना होता है, जश्न मनाने होते हैं, फूल फेंकने होते हैं, रोड शो करने होते हैं, रैलियां करने होती हैं। इसलिए ये लोग चुपचाप बने रहे, और उन्होंने ऑयल कंपनियां, जो कि सरकारी कंपनियां हैं, उनसे कहा कि आप जरा इसका जो नुकसान है वो झेलते जाइए। भाई हरदीप पुरी ने अभी कहा कि ऑयल कंपनियां प्रतिदिन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। तो ये नुकसान चुनाव के बाद होना ही थोड़ा शुरू हुआ है। ये तो चुनाव से मतलब 4 मई के बाद होना ही थोड़ा शुरू हुआ है। ये तो शुरू से हो रहा है चुनाव नुकसान, ये 1 लाख करोड़ का। तो भारत की तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में पूरी चुनाव की अवधि में इस सरकार ने डाले रखा। अच्छा, दूसरे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत पहले से गिर रही है। और इस बीच में क्या हुआ कि जो विदेशी निवेशक थे, खासतौर से वो विदेशी निवेशक जो कि स्टॉक मार्केट में फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, FII बोलते हैं उनको, मतलब है, तो वो बड़े पैमाने पर अमेरिका के स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट बहुत हेल्दी है इस वक्त, और वहां पर बॉन्ड्स वगैरह में और दूसरी जगहों में काफी इनकम है। तो वो लोग इधर से जा रहे थे उधर लगातार, तो यहां से पैसा लगातार निकल रहा था। क्योंकि इनका कोई एक्सपोर्ट इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, कोई भारत में नया इनकी जो स्थानीय पूंजीपति थे कोई निवेश नहीं कर रहे थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि FDI भी आनी बंद हो गई, और स्टॉक मार्केट में जो डॉलर आ रहा था, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, वो भी बंद हो गया और कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ युद्ध के कारण जो मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से जो रेमिटेंस आता था, वहां से लोग कमा के जो पैसे भेजते थे, वो भी बंद हो गया।
यूरोप में भी महंगाई बढ़ गई, तो वहां पे जो भारतीय रहते हैं, पैसे भेजते थे, उन्होंने भी अपने पैसे कम भेजने शुरू कर दिए। और चूंकि एनर्जी सप्लाई का शॉक लगा, और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो हाइड्रोकार्बन है, उन्हीं की वजह से उससे उर्वरक भी बनता है, उन्हीं से खाद बनती है, उन्हीं से इंडस्ट्रियल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डीजल आता है। पेट्रोल का इस्तेमाल तो ज्यादातर निजी मामलों में ज्यादा होता है, लेकिन औद्योगिक इस्तेमाल तो डीजल का होता है। गैस का औद्योगिक इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीजों की सप्लाई में कमी आने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, और पूंजीपतियों ने भी, सब मैं उदय कोटक को सुन रहा था, पूंजीपति भी लगातार ये कहने लगे कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में इनका जो विदेशी मुद्रा कोष था, वो विदेशी मुद्रा कोष तेजी के साथ घटा। आज भारत में जो विदेशी मुद्रा कोष है, वो पहले के मुकाबले 10% कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, 10% कम हो गया है। उसके बढ़ने का भी कोई मौका नहीं है। सरकार ये सब बातें लोगों से छिपाती है। सरकार और मोदी जी के जो तमाम विभिन्न किस्म के विभाग हैं, वो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जो सरकार के पहले प्रशंसक थे, मोदी जी के प्रशंसक थे, अब इनके विरोधी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अर्थव्यवस्था को तबाही की कगार पे ले जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, विजय सरदाना है। विजय सरदाना एक जमाने में सरकार के कामकाज को बड़ी उम्मीद के साथ देखते थे। अब अभी जो वीडियो बनाते हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस पे वो इस तरह का विश्लेषण और कमेंट करते हैं कि उनके जो मोदी समर्थक हैं, वो उसमें नीचे लिखते हैं कि आप तो एंटी मोदी हो गए हैं। उसका जवाब वो इस स्वर में देते हैं कि मैं एंटी मोदी या प्रो मोदी नहीं हूं। जब मोदी अच्छा काम करते थे, मैं उनकी तारीफ करता हूं। अभी तो मोदी जी को बहुत से जवाब देने हैं कि वो 11 साल में अर्थव्यवस्था को इस गिरावट के मुकाम पर कैसे लेके आए। सभी लोग, तमाम लोग जो पहले इनके समर्थक थे, घोर समर्थक थे, वो इनके समर्थक नहीं रह गए। और मीडिया में भी जहां पर हमेशा इनकी तूती बोलती रहती थी, वहां भी आपको असंतोष के और आलोचना के स्वर सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि लोगों को वो बातें पता लग रही हैं जो बातें ये छुपाना चाहते हैं। इनके पास पेट्रोल और डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को मंगाने के लिए डॉलर की कमी होती जा रही है। सबसे ज्यादा पैसा तो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खर्च होता है। उसके बाद तकरीबन उसके आधे से कुछ ज्यादा सोने के आयात में खर्च होता है। सोना इस देश में नहीं होता, सारा सोना आयात किया जाता है, सारा इंपोर्टेड होता है। फिर खाद्य तेलों के अंदर बहुत डॉलर खर्च होता है, वहां भी बहुत पैसा खर्च होता है। फिर उसके बाद में लोग जो विदेश यात्राएं करते हैं, वहां पर उसके अंदर फॉरेन करेंसी खर्च होती है, वो भी खर्च होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। खाद और खाद उर्वरक में पैसा खर्च होता है, डॉलर खर्च होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए ये थोड़े से घबरा गए और इन्होंने, कहते हैं, पैनिक बटन दबा दिया, घबराहट का बटन इन्होंने दबा दिया, और ये कहना शुरू कर दिया कि सब लोग किफायत करें, सब लोग ये करें, वो करें, ये सब कहना उन्होंने शुरू कर दिया। ये सब नाटकबाजी है कि उनकी 2 कारें रह गई हैं, किसी की 4 कारें रह गई हैं, योगी जी की 8 कारें हैं। आप देखिए ना, इसमें प्रधानमंत्री की 2 कारें हैं, गृह मंत्री की 4 कारें हैं, योगी जी की 8 कारें हैं। इसमें कोई पैटर्न है? कोई आप बताइए, इसमें कोई पैटर्न है क्या? हाँ है, योगी जी होने वाले प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह नंबर 2 पे हैं, मोदी जाने वाले हैं, ये पैटर्न है। हाँ, हाँ, ये पैटर्न आप खोज सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इनको वास्तव में बहुत किफायतशारी करनी थी, तो इनको पहले से योजना बनाकर सरकार में एक एडवाइजरी देनी चाहिए थी कि सब लोग इस तरीके से बचत करें। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल दिखावे के लिए ये सब काम किया जा रहा है। सब कुछ कर लिया, जीत के सारे जश्न मना लिए, सोमनाथ मंदिर जाके हर तरह की उपासना कर ली, उससे पहले एक बहुत बड़ा रोड शो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में अब लोगों के सामने किफायत का ड्रामा करते हुए दिख रहे। तो मैं इससे तो कोई प्रभावित नहीं हूं। असली समस्या इनकी ये है कि आर्थिक मसला इनके हाथ से पूरी तरीके से निकल गया है। सोने के आयात को और महंगा बनाने के लिए उन्होंने रात को 12 बजे सोने का आयात शुल्क बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। उससे एक ही रात में सोना 11,000 रुपए महंगा हो गया।
24 कैरेट का सोना जो है वो 11,000 रुपए एक ही रात में बढ़ गया। तो ये सब जो वो कर रहे हैं, और इनके जो चमचे बुद्धिजीवी हैं वो उन सब ने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, यही समय है सोना कम खरीदने का। अरे भाई, क्या तर्क है इस बात का? यही क्यों समय है सोना कम खरीदने का? अब सरकार सोने को महंगा कर रही है। और हरदीप पुरी के अगर ताजे बयानों के ऊपर जाएं तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। काफी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, बिना उनके बढ़ाए हुए इनका कोई निस्तार है नहीं। ये पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ाएंगे ताकि पेट्रोल खरीदने से पहले आदमी 2 बार सोचे। डीजल का शायद दाम इतना ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में भी इस डीजल आता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि सब लोग पेट्रोल खरीदने से पहले 2 बार सोचें। तो ये स्थिति है, ये बिल्कुल इनकी अर्थव्यवस्था। अच्छा, दूसरी ये है कि जो औद्योगिक उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन बुरी तरीके से मार खा रहा है। औद्योगिक उत्पादन मार खाने से बाजार की स्थिति खराब है, स्टॉक मार्केट की स्थिति खराब है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी इनका परसों टूटा था, निफ्टी भी काफी टूटी थी इनकी। मेरा मानना यह है कि पिछले 20 वर्ष में, उसमें 11 साल इनके हैं और 10 साल उनके, यानी पिछले 21 वर्ष में अर्थव्यवस्था कभी भी इतने बड़े संकट और इतनी बड़ी दुर्गति के दौर से नहीं गुजरी जितनी बड़ी इस वक्त गुजर रही है। अच्छा अमित जी, मैंने मान लिया आपकी सारी बात कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर दौर में आ गई, खतरनाक मोड़ पे आ गई। 80 करोड़ आबादी को 2 वक्त का राशन देना पड़ रहा है, और ये बात सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अब उस राशन के संग छेड़खानी नहीं की जा सकती। जी, आपने अगर राशन बंद किया तो देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि देश में पूंजीपतियों को आप अमीर करते गए, अंबानी अडानी को अमीर करते गए, और गरीब और मध्यम वर्ग को और गरीब करते चले गए। गांव में मनरेगा जैसी योजनाएं दम तोड़ती रहीं, गरीबों के पास 2 वक्त के अनाज के अलावा विकल्प नहीं बचा, तो उस योजना पे हाथ लगाने का मतलब यह है कि हाहाकार मचना, शायद सत्ता चली जाए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब इसका विकल्प क्या है? अब इसका विकल्प क्या, अब सरकार अब कोई करेगी? विकल्प नहीं है। इसका विकल्प डे टू डे मैनेजमेंट ही है बस, केवल इसका कोई विकल्प नहीं है। कैसे करेंगे डे टू मैनेजमेंट, कैसे करेंगे? बस यही है कि बस जैसे जब आपके सामने बहुत दिक्कत होती है तब आप आगे के बारे में नहीं सोचते, तो आप सोचते हैं भाई आज की रोटी का इंतजाम कैसे कर लिया जाए, कल फिर भूख लगेगी फिर सोचेंगे, आज तो पेट भरा जाए। ये लोग इस स्थिति में आ गए हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना यह है कि ये महीने 2 महीने में ही देश में हाहाकार मच सकता है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है, तो सरकार इसको कैसे प्रबंधित करेगी? उन्होंने, सरकार पूरी तरीके से मुगालते में है, वो सोचती है हम काम चला लेंगे, लेकिन काम चलने वाला है नहीं। अब देखिए, रुपए का काम रुपए से चलता है, ये एकमात्र ऐसी चीज है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। पेट्रोल का कोई विकल्प नहीं है, डीजल का कोई विकल्प नहीं है, गैस का कोई विकल्प नहीं है, किसानों के लिए खाद का कोई विकल्प नहीं है। सोने का विकल्प हो सकता है, सोना लोग नहीं खरीदें, सोने का विकल्प हो सकता है। बस सोना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके आयात को महंगा करके ये लोग उसमें डॉलर कम खर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी और सब चीजों में तो उन्हें डॉलर खर्च करना ही पड़ेगा। किसान कोई अपने खेत में जानबूझ के ज्यादा खाद थोड़ा डालता है। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये अबे जी 5 महीने बचे हैं, साल आएगी। संजय जी, ये केवल मीडिया पर कब्जा कर रखा है, मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछ रहा, इनके गिरेबान को पकड़ के झकझोर नहीं रहा है। इसका इनको फायदा है, इसकी वजह से ये बचे हुए हैं, मैं बताऊं आपको। वरना ये अभी अगर मीडिया इनके कब्जे में नहीं होता और मीडिया भी सवाल इनसे पूछ रहा होता, ये लोग इधर उधर कोनों में छुपे होते दुम दबा के, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता इनको क्या करें क्या ना करें। ये सब जो नाटकबाजी हो रही है कि हम 2 कारों में चल रहे हैं, आगे वाली कार रेंज रोवर है और पीछे वाली कार टोयोटा है। आदाबाजी देखिए, प्रधानमंत्री काली कारों में चलते हैं, गृह मंत्री बिल्कुल सफेद कारों में चलते हैं। मैंने तो पहली बार महसूस किया जब टीवी पे दिखाया जा रहा था। पता नहीं कि योगी जी अपनी गाड़ी को भगवा नहीं कराते, उनको भगवा कलर करा लेना चाहिए। पेंट में कितने पैसे लगते हैं? डेंट पेंट ही तो कराना होता है। डेंट भी नहीं कराना, पेंट कराना होता है। कुछ नहीं, वो तो जो कार बनाने वाली कंपनियां उनको आदेश देंगे कि भगवा कार पेंट करके भेजो। मैं कई बार सोच रहा था कि योगी जी को करना चाहिए, खुद भगवा गाड़ी में चले,
पुलिस की सब गाड़ियों का रंग भगवा कर दें। कितना अच्छा लगेगा कि जो गाड़ी चल रही हो, जो भगवा कलर की नहीं हो उस पर टैक्स ज्यादा कर दें, हाँ, ये सब कर सकते हैं वो। है ना? और मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन इनकी मर्जी का शासन, अभी भी इनकी मर्जी का शासन नहीं स्थापित हुआ देश में, अभी भी काफी कमियां हैं इनके हिसाब से। जिस दिन इनकी मर्जी का शासन स्थापित होगा उस दिन इसी प्रकार के आदेश भी निकला करेंगे।